प्रिय बंधुओं, नमस्ते। आज मैं योग में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले प्राणायाम के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। आशा है आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्राणायाम का महत्व इसी बात से स्पष्ट हो जाता है। उपनिषद में एक चर्चा ही है कि आपस में जब सब इंद्रियां लड़ने झगड़ने लगी, वो एक दूसरे को कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, तब प्राण इसमें अपना पक्ष प्रस्तुत करता है और कहता है कि तुम कुछ भी नहीं, आप जो कुछ है मेरी वजह से ही। ये एक समझाने के लिए बताया गया है, नहीं तो प्राण और इंद्रियों को क्या बातचीत करनी है। तब एक एक इंद्रिय ने शरीर के अंदर अपना कार्य करना बंद किया, परंतु शरीर का दूसरा काम फिर भी चलता रहा। अब नंबर आया प्राण का। जब प्राण उत्क्रमण करने लगा, अर्थात शरीर से निकलने लगा, तब ये समस्त इंद्रियां जो हैं सिमट कर प्राण के साथ ही निकलने लगी और प्रार्थना करने लगी कि आप ठहर जाइए और हमसे आप ही महान हैं। दूसरा इसका महत्व योग में भी और अन्य ऋषि मुनि विद्वानों ने भी स्वास्थ्य के विषय में और योग के विषय में जो बताया है वो भी कम नहीं है। प्राणायाम के अभ्यास से श्वास जो है वो दीर्घ और सूक्ष्म होता है। अधिकतर व्यक्ति जो है पूर्ण श्वास नहीं ले पाते, वो उथला श्वास लेते हैं, अर्थात उनके श्वास की प्राण की गति जो है सिर्फ छाती तक रहती है, जबकि प्राण नाभि तक अपनी गति आने जाने की करता रहे। तब समझिए कि प्राण हम सही रूप से ले रहे हैं और उसका सही उपयोग हो रहा है। यह तभी संभव है जब हमने प्राणायाम के माध्यम से प्राण को सूक्ष्म और दीर्घ कर लिया हो। प्राण को सूक्ष्म और दीर्घ करने के लिए अनेक उपाय हैं जो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के प्रकार बताए हैं। उनसे भी प्राण को दीर्घ और सूक्ष्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त अनुलोम विलोम के अभ्यास से भी प्राण को दीर्घ और सूक्ष्म किया जा सकता है, परंतु अधिकतर लोग जो हैं अनुलोम विलोम को सही तरीके से नहीं करते। उदाहरण के लिए देखिए आप, इस प्रकार करते हैं, ये इसका उचित तरीका नहीं है। हमें प्राण को दीर्घ और सूक्ष्म करने के लिए जो अनुलोम विलोम का अभ्यास करना पड़ता है, उसको इस प्रकार करना चाहिए कि वह जिस प्रकार दिए की लो या तेल की धार निर्बाध रूप से बहती है, इसी प्रकार बिना झटकों के प्राण को धीरे धीरे अंदर से बाहर निकालना चाहिए और बाहर से अंदर ले जाना चाहिए। इतना धीरे धीरे या इतना तेज़ी से नहीं जिससे सांस फूलने लगे। इसका अभ्यास उचित समय का प्रयोग करते हुए करना चाहिए। इसका उदाहरण इस प्रकार है, श्वास में किसी प्रकार का झटका न लगे और वो निरंतर एक ही गति से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर प्रवेश करता रहे।
इस प्रकार इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके करते समय मेरी नाभि अंदर और बाहर आ जा रही थी। छाती पर ऊपर नीचे होने का कोई दबाव नहीं था और श्वास जो है एक गति से अंदर प्रवेश कर रहा था और बाहर आ रहा था। इसको हम शवासन में लेटकर भी कर सकते हैं। शवासन में लेट जाइए, दाहिना हाथ नाभि के ऊपर रखिए, बायां हाथ सीने के ऊपर रख लीजिए और इसी प्रकार श्वास प्रश्वास लेना आरंभ कीजिए। छाती ऊपर नीचे हरकत ना करे, इसका ध्यान रखें। नाभि जब श्वास बाहर जाए तो अंदर पीठ की तरफ जाना चाहिए और जब श्वास अंदर प्रवेश करे तब नाभि को ऊपर की तरफ आना चाहिए। ऐसा करने से श्वास दीर्घ और सूक्ष्म होगा। जब दीर्घ और सूक्ष्म श्वास होगा तो प्राण पर हमारा नियंत्रण अवश्य ही बढ़ जाएगा और हम प्राण को जब इस प्रकार अभ्यास से अपने वश में कर लेंगे तब मन पर नियंत्रण होना हमारा स्वाभाविक हो जाएगा। और जब मन वश में होगा तो इंद्रियां स्वच्छंद नहीं रहेंगी। उन्हें हम जिस विषय पर लगाएंगे वो उसी विषय में कार्य करेंगे, क्योंकि मन के बिना इंद्रिय अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है। मन की एक सबसे बड़ी कमजोरी है, इसे साधक को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मन एक समय में एक ही काम करता है। अतः इस प्रकार यदि हम प्राणायाम के माध्यम से मन को नियंत्रण करेंगे और उसको जिस विषय पर टिकाएंगे उसी पर टिकेगा और इसमें ध्यान का अभ्यास जो है वो परिपक्व होता चला जाएगा। अतः मैं निवेदन करता हूँ कि योगाभ्यासी इस प्रकार के अभ्यास अर्थात प्राण को कहिए या सूक्ष्म और दीर्घ करने से योगी का प्राण जो है वो नियंत्रित होकर मन को वश में करने लगेगा, मन को एकाग्र करने लगेगा। और जब मन एकाग्र होगा तो मन को हम जिस विषय पर टिकाएंगे इंद्रियां उसी विषय पर काम करने लगेंगी। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्राणायाम और प्राण का कितना महत्व है। अतः मैं योग साधकों से निवेदन करता हूँ कि अपने योग में प्रगति के लिए वे प्राण और प्राणायाम के सूक्ष्म और दीर्घ करने के अभ्यास पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे योग में प्रगति करके अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। ओम नमस्ते।